पहले हंटर चा ने ब्लैक नाइट को हरा दिया था। फिर उसने जिन डब्ल्यू से पूछा, तुमने कहा था कि तुम अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बुलाओगे, है ना? प्लीज उसे अब समन करो। ये सुनकर जिन डब्ल्यू ने रिप्लाई किया, तुम्हें चोट लग सकती है, लेकिन उसने जिद की। जैसे ही उसने बोला, जिन डब्ल्यू के पीछे से एक डार्क ऑरा उभरने लगी और उसने बारू को समन किया। उसने उससे पूछा, क्या तुम श्योर हो कि तुम ठीक रहोगी? जिन डब्ल्यू ने अपने आप से सोचा कि वैसे तो शैडो सोल्जर्स अपनी लाइव काउंटरपार्ट्स से जनरली वीक होते हैं, लेकिन बारू एक एक्सेप्शन था। वो सिर्फ हंटर्स को मारने के लिए ही क्रिएट किया गया था। अगर उसने पूरी ताकत से हंटर चा पर अटैक किया तो उसके जीतने के चांसेस बहुत कम होंगे। जैसे ही बारू आगे बढ़ा, जिन डब्ल्यू ने इंस्ट्रक्शन दिया, उसे डिफीट करो, लेकिन ध्यान रखना कि उसे चोट न लगे। ये सुनते ही बारू ने एक पावरफुल मैनोवेव रिलीज किया, जिससे बिल्डिंग की सारी लाइट्स और विंडोज टूट गईं। उसकी पावर फील करते हुए चा ने सोचा, क्या जिन डब्ल्यू सच में इस बंदे से लड़ा था? बारू पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका था, फाइट के लिए रेडी। लेकिन शुरू होने से पहले ही जिन डब्ल्यू ने ऑर्डर दिया, अपने क्लॉज वापस ले लो। अगर टेस्ट के दौरान तुमने उसे इंजर्ड कर दिया तो लाइफ आसान नहीं होगी। इन शब्दों से डरकर बारू ने तुरंत कंप्लाई किया और अपने क्लॉज पीछे कर लिए। इस मौके का फायदा उठाते हुए जब वो डिस्ट्रैक्ट था, चा ने अटैक लॉन्च किया। लेकिन उसके शॉक के लिए बारू पहले ही उसके पीछे था। ये वही मूव है जो पिछली बार था, उसने सोचा और अपनी तलवार से वार किया। क्या तुम सोचते हो कि मैं वही ट्रिक दोबारा खा जाऊंगी? लेकिन उसकी तलवार बारू तक पहुंचने से पहले ही उसने आसानी से उसे पकड़ लिया। हथियार छोड़ते हुए उसने कहा, मेरे लॉर्ड, मुझे एक कमांड दो ताकि मैं अपने दुश्मन को हराकर भी उसे कोई नुकसान न पहुंचाऊं, और मैं उसे हमारे स्ट्रेंथ का फर्क दिखा दूंगा। चा अपने अटैक्स जारी रखी, लेकिन बारू ने उन्हें आसानी से डॉज किया। मैं अभी खत्म नहीं हुई, उसने सोचा और फिर तलवार चलाई। लेकिन बारू ने फिर से उसे इजीली अवॉइड कर लिया। ये देखकर उसे समझ आया कि वो इतनी दूरी से भी मेरे सारे अटैक्स डॉज कर रहा है और अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा। इससे पहले कि वो और रिएक्ट करती, बारू अचानक उसके सामने आकर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज की ताकत से चा कई फीट पीछे गिर गई। ये सब देखकर जिन डब्ल्यू ने सोचा, लगता है इस मैच का विनर डिसाइड हो चुका है। फिर उसने उससे पूछा, अब तुम सेटिस्फाइड हो? लेकिन हंटर चा ने हार न मानते हुए रिप्लाई किया, अभी नहीं, मैं अभी भी लड़ सकती हूं। जिन डब्ल्यू ने सोचा, वो क्या सोच रही है? मुझे नहीं लगता कि उसने स्ट्रेंथ का फर्क समझने के बाद भी लड़ाई जारी रखने का रिस्क लिया होगा, क्योंकि बारू बाकी शैडो सोल्जर्स से अलग था। वो न सिर्फ इंटेलिजेंट था, बल्कि दिल से एक किलिंग मशीन भी। जिन डब्ल्यू अभी भी उसकी जबरदस्त किल करने की भूख फील कर सकता था। अगर वो कोई वीक स्पॉट टारगेट कर रही है, जिन डब्ल्यू ने सोचा, तो मैं बस ये उम्मीद करता हूं कि वो कोई गलत कदम न उठा ले। इस बीच बारूचा से कहता है, एक क्रिएचर समझ सकता है कि वो प्रीडेटर है या प्रे। वो उसकी तरफ चार्ज करता हुआ बोलता है, एक प्रे का अपने प्रीडेटर के सामने खड़ा होना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन चा सही टाइम पर डॉज कर लेती है। जैसे ही वो दोबारा अटैक करने की तैयारी करता है, वो देखता है कि चा मना इकट्ठा कर रही है एक अटैक के लिए। वो उस पर हमला लॉन्च करती है और उसका शोल्डर हिट करती है। लेकिन बारू का एक्सोस्केलेटन बहुत हार्ड होता है और उसका हथियार टूटकर टुकड़ों में बिखर जाता है। लेकिन यही उसकी पूरी प्लानिंग थी। अब मौका है, वो सोचती है, मेरे पास ज्यादा मना नहीं बचा, बस एक बार ही ये यूज कर सकती हूं, लेकिन इतना काफी होना चाहिए। अपना स्किल सॉर्ट ऑफ लाइट यूज करके वो बारू पर अटैक करती है और उसके हार्ड एक्सोस्केलेटन को पार कर लेती है। जिन डब्ल्यू ये देखकर अलर्ट हो जाता है। उसे कुछ सेकंड के लिए महसूस होता है कि बारू के दिमाग में गहराई में दबी एक कमांड फिर से एक्टिवेट हो गई है। वो कमांड जो उसे उसके जन्म पर क्वीन ने दी थी, सभी दुश्मनों का सर्वनाश करो। बारू बड़बड़ाता है, ये औरत मेरी दुश्मन है, और वो किल करने के इरादे से अटैक के लिए रेडी होता है। ये देखकर जिन डब्ल्यू उसे रुकने का ऑर्डर देता है, लेकिन बारू रिस्पॉन्ड नहीं करता। ये समझते हुए कि शायद अब अंत आ गया है, चा अपनी आंखें बंद कर लेती है। एक जोरदार धमाका होता है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि जिन डब्ल्यू ने एक बार फिर उसे बचा लिया है। बारू, जो होश में लौटता है, तुरंत पीछे हट जाता है, जबकि जिन डब्ल्यू हंटर चा को खड़ा होने में मदद करता है। घुटनों पर गिरकर बारू जिन डब्ल्यू से माफी मांगता है। हालांकि जिन डब्ल्यू ज्यादा फिक्रमंद हंटर चा के लिए होता है और पूछता है, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही थी?
तुम्हें हमारी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक टेस्ट है, एक एंट्रेंस टेस्ट एक बेमनाम गिल्ड के लिए। तुम्हारे लेवल का हंटर अपनी जान ऐसी चीज पर रिस्क में क्यों डालेगा? वो फिर पूछता है, तुम इतना सब क्यों कर रही थी? क्या शायद तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? ये सुनकर हंटर चौंक जाती है, जबकि जिन डब्ल्यू सोचता है, शायद ये वजह भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या करना चाहती है। जैसे ही वो सोच में डूबा होता है, उसे कुछ सुनाई देता है। ये हंटर चा की धीमी आवाज थी। वो कह रही थी, शायद ऐसा ही है। सीन शिफ्ट होता है अमेरिका में, जहां माइकल कॉनर और मिसेस सेल्नर डेविड ब्रेनन से मिल रहे हैं, जो फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स के डायरेक्टर हैं। वो उनसे पूछता है कि उनकी जिन डब्ल्यू से मीटिंग कैसी रही और वो उसे अमेरिका ज्वाइन करने के लिए क्यों नहीं मना सके। माइकल एक्सप्लेन करता है कि मिसेस सेल्नर के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हंटर जिन डब्ल्यू किंग्स में से एक है। डायरेक्टर ये सुनकर हैरान होता है और पूछता है, क्या वो कहना चाहते हैं कि हंटर जिन डब्ल्यू नेशनल लेवल हंटर जितना पावरफुल है? मिसेस सेल्नर समझाना शुरू करती हैं कि जब उन्होंने जिन डब्ल्यू के दिमाग में देखा तो क्या दिखा। वो कहती हैं, सभी अवेकेंड हंटर्स अपनी पावर एक जगह से लेते हैं जिसे अदर साइड कहते हैं, और उन दोनों के बीच का कनेक्शन ही वो फील कर सकती हैं। कभी कभी दूसरी तरफ से आने वाली फोर्स इतनी इंटेंस होती है कि कुछ हंटर्स ब्लाइंडिंग लाइट की तरह दिखाई देते हैं। मैं आमतौर पर उन्हें किंग्स कहती हूं, लेकिन जिन डब्ल्यू के केस में मुझे ऐसा कोई कनेक्शन नहीं दिखा। वो कुछ सेकंड के लिए रुकती हैं और फिर बोलना जारी रखती हैं। जिस पल मैंने उसकी आंखों में देखा, उसके अंदर की डार्कनेस ने मुझे घूरा। वो खुद डार्कनेस था। ये सुनकर डायरेक्टर पूछता है, क्या आप कहना चाहती हैं कि जिन डब्ल्यू एक ईविल इंसान है? मिसेस सेल्नर अपना सिर हिलाकर मना करती हैं, बल्कि मैं आपको उसकी पावर के सोर्स के बारे में बता रही हूं। हंटर जिन डब्ल्यू अपनी स्ट्रेंथ कहीं और से उधार नहीं लेता। वो बाकी अवेकेंट्स की तरह कनेक्शन यूज करके पावर चैनल नहीं करता। वो अपनी खुद की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, इसलिए कनेक्शन की लिमिटेशंस उस पर लागू नहीं होती। माइकल पूछता है, क्या आप कह रही हैं कि जिन डब्ल्यू की पावर की कोई लिमिट नहीं है और वो और भी स्ट्रांग हो सकता है? मिसेस सेल्नर सिर हिलाकर कहती हैं, हाँ, यही मैं कह रही हूं। ये सब सुनने के बाद डेविड ब्रेनन उठकर जाने लगता है और मिसेस सेल्नर को इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू कहता है। वो माइकल से कहता है कि वो भी उसके साथ बेसमेंट तक चले। लेवल 24 एलिवेटर में नीचे जाते हुए डेविड ब्रेनन माइकल से कहता है, अगर हम मिसेस सेल्नर की एबिलिटीज का यूज करके उसे नहीं मना सकते तो हमें कोई और तरीका खोजना होगा। और पूछता है, क्या तुम्हें याद है पहला एस रैंक गेट जो खुला था? माइकल रिप्लाई करता है, बिल्कुल याद है। वो सबसे खतरनाक डंजियन ब्रेक था जिसने पूरी वेस्ट कोस्ट तबाह कर दी थी। डेविड ब्रेनन एक्सप्लेन करता है, उस इंसिडेंट के दौरान अमेरिका ने वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स को एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड ऑफर करके हायर किया और उन हंटर्स में से सिर्फ 5 ही रेड से सरवाइव कर सके। उनमें से हर एक को एक नेशन के बराबर अथॉरिटी दी गई, जिससे उन्हें नेशनल लेवल हंटर्स का टाइटल मिला। वो आगे बताता है, कॉमिश वो ड्रैगन जिसे इनएक्सटिंग्विशेबल फ्लेम भी कहते हैं, एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसने अकेले सैकड़ों टॉप रैंक हंटर्स को मार डाला। लेकिन उस ट्रेजेडी में भी एक सिल्वर लाइनिंग थी। माइकल पूछता है, क्या वो उसी की बात कर रहे हैं? जैसे ही दरवाजा खुलता है, डेविड ब्रेनन कहता है, खुद देख लो। माइकल हैरान रह जाता है ये देखकर कि कॉमिश की डेड बॉडी से मिला रून स्टोन वहां रखा है। डेविड ब्रेनन बताता है, कॉमिश रेड को 8 साल हो चुके हैं और अब तक कोई मेजर क्लास नेशनल लेवल हंटर नहीं आया। तो ये रून स्टोन इतने सालों से इस ठंडे बेसमेंट में अपने राइटफुल ओनर का इंतजार कर रहा है। लेकिन कॉमिश एक बार फिर इस महान नेशन को एक कीमती तोहफा देगा। स्टोरी कट होती है जिन डब्ल्यू पर, जो शॉवर में खड़ा मिरर में देख रहा था। ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक लड़की ने उससे कहा है कि उसे जिन डब्ल्यू में इंटरेस्ट है। वो सोचता है, मुझे साफ साफ पता है कि मेरी रीवेकनिंग के बाद मैं कुछ इंच लंबा और बेहतर शेप में हो गया हूं, लेकिन क्या मैं सच में इतना अट्रैक्टिव हूं? क्या ये विल टू सर्वाइव स्किल से मिले बफ्स की वजह से है कि मेरे शरीर को जो भी डैमेज होता है वो तुरंत रिकवर हो जाता है? क्या इसी वजह से मेरी स्किन भी क्लियर हो गई?
वो जैनोआ के रूम में जाता है और उससे पूछता है, तुम मुझे कितने नंबर दोगी? वो पूछती है, किस मामले में? जिन डब्ल्यू जवाब देता है, मेरी अट्रैक्टिवनेस के मामले में। वो पूछती है, इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से? मेरी नजर में तो तुम सिर्फ एक आलसी आदमी जैसे लगते हो। ये सुनकर जिन डब्ल्यू इरिटेट हो जाता है और बोलता है, थैंक यू तुम्हारी बायस्ड ओपिनियन के लिए। और वो उसे किक करना शुरू कर देती है। वो उससे कहता है, ऐसे ही करती रही तो अपनी टांग तुड़वा लेगी। भूल गई कौन है तेरा बड़ा भाई? इतने छोटे दिमाग से स्कूल में एडमिशन कैसे ले लिया? वो कहती है कि वो अपनी क्लास की टॉप पर है। इसके बाद जिन डब्ल्यू उसे बताता है कि वो नई गिल्ड बनाने का प्लान कर रहा है। वो पूछती है, क्या अब तुम बिग बॉस बनोगे? जब वो अपनी फ्रेंड को फोन पर ये बातें बता रही होती है, जिन डब्ल्यू उससे पूछता है, तुम्हें सोलो प्ले गिल्ड नाम कैसा लगेगा? वो कहती है, तुम अपनी एबिलिटीज से शैडो सोल्जर्स समन करते हो, तो टेक्निकली तुम सोलो प्लेयर तो नहीं हो। जिन डब्ल्यू सोचता है कि ये बात सही है और उससे पूछता है कि फिर गिल्ड का नाम क्या रखूं। वो सजेस्ट करती है जिन गिल्ड और समझाती है कि कैरेक्टर ए का मतलब होता है मैं, और जिन का मतलब होता है आगे बढ़ना। ये सुनकर जिन डब्ल्यू को उस नाम में थोड़ा इंटरेस्ट आता है। सीन शिफ्ट होता है हंटर चा के घर, जहां वो अपने रूम में बैठी परेशान हो रही होती है। आज का इंसिडेंट याद करके वो कहती है, मैंने बेसिकली उसे कह दिया कि मुझे उससे लगाव है। वो शायद सोच रहा होगा कि मैं पागल हूं, लेकिन उसने मेरी जान बचाई है, तो जाहिर है मैं उसमें इंटरेस्टेड रहूंगी। सोचती है कि सब ठीक है, लेकिन फिर खुद से कहती है, मैं किसको बेवकूफ बना रही हूं? कुछ भी ठीक नहीं है। वो लेटी लेटी सोचने लगती है, स्ट्रिक्टली बोलूं तो मैं जिंदा हंटर मिन की हीलिंग एबिलिटी की वजह से बची। जैसे ही वो और सोचती है, उसे अचानक कुछ याद आता है। जब वो बेहोश थी, उसने एक विजन में कुछ देखा था। याद आता है कि कोई हाथ उसे पकड़ रहा था जब वो दूर बह रही थी। वो इंसान उससे कहता है, प्लीज उसे बता देना। और जब वो पीछे देखती है, तो वो हंटर मिन होता है, जो उससे कह रहा था कि उसे बताना कि वो सावधान रहे। हंटर जिन डब्ल्यू को बताना कि वो अपने अंदर की ताकत से सावधान रहे। ये याद आते ही वो उठकर बोलती है, मुझे अब याद आ गया। सीन फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट डे पर, जहां जंग यू तैक पार्क जिंगसू को बताता है कि कल उनके एरिया में एक गेट खुला था, लेकिन उसके लिए रेड परमिट लेना मुश्किल होगा। हंटर्स एसोसिएशन के मुताबिक उस गेट का रैंक काफी हाई है। पार्क जिंगसू पूछता है, क्या ये एस रैंक गेट है? जंग यूता जवाब देता है, नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि ये एस रैंक के बहुत करीब है। ये सुनकर पार्क जिंगसू कहता है कि अगर वो लोग सावधान नहीं रहे तो वहां मर भी सकते हैं। जंग यूता समझाता है, अगर ये सच में एस रैंक होता तो हार मान लेना बेस्ट ऑप्शन होता, क्योंकि उनके पास इतना मैन पावर नहीं है कि इतना पावरफुल गेट क्लियर कर सकें। लेकिन वो देश की 5 मेजर गिल्ड्स में से एक हैं, तो अगर वो फेल हो गए तो लोग बातें बनाने लगेंगे। साथ ही फेम गिल्ड वाले तुरंत इस मौके पर कूद पड़ेंगे अगर उन्होंने इस गेट को छोड़ दिया। ये सुनकर पार्क जिंगसू गुस्से में कहता है, क्या तुम कहना चाहते हो कि हम लोग अपने यार्ड के सामने खुले गेट को बस दूसरों को थाली में परोस दें? जंग यूता डरते हुए कहता है, मैं तो बस आपको बता रहा था, बस इतना ही। जब वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या करना है, एक औरत पीछे से आकर पूछती है, क्यों न हम किसी और गिल्ड के साथ अलायंस बना लें? पार्क जिंगसू पूछता है, क्या कोई दूसरी गिल्ड ऐसा मान जाएगी जब सबको पता होगा कि वो सिर्फ इसलिए मदद मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अकेले इस गेट को क्लियर नहीं कर पाएंगे? वो कहता है, उसे जिन डब्ल्यू याद है। जंग यिरिम बोलती है, तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूं। पार्क जिंगसू सोचता है कि अलायंस बनाने से उनकी इमेज खराब भी हो सकती है, लेकिन अगर वो हंटर जिन डब्ल्यू के साथ मिलकर गेट क्लियर करेंगे तो शायद पब्लिक उन्हें और ज्यादा मान्यता दे। फिर पूछता है कि आजकल हंटर जिन डब्ल्यू क्या कर रहा है। जंग योता रिपोर्ट करता है कि उसने हाल ही में एक गेट क्लियर किया जो हाईवे के बीच में खुला था, लेकिन उसके अलावा वो लो प्रोफाइल बनाए हुए है। और पूछता है कि क्या पार्क जिंगसू उसका कॉन्टैक्ट इन्फो चाहिए, लेकिन पार्क जिंगसू उसे रोकता है और कहता है, इतना इंपॉर्टेंट मामला फोन पर हैंडल करना सही नहीं होगा, और कहता है, चलो खुद उससे मिलने चलते हैं।
स्टोरी शिफ्ट होती है जिन डब्ल्यू पर, जो जिन हो के साथ अपनी गिल्ड के नाम पर डिस्कस कर रहा होता है। वो अजिन नाम सजेस्ट करता है। ये सुनकर जिन हो भी एग्री करता है कि ये परफेक्ट नाम है, सोचते हुए कि कुछ भी सोलो प्ले गिल्ड से तो बेहतर है। नाम डिसाइड करने के बाद जिन डब्ल्यू कहता है, अब बस हमें एक आखिरी मेंबर रिक्रूट करना है और फिर हमारी गिल्ड ऑफिशियली बन जाएगी। जिन हो उससे पूछता है, हंटर चा के साथ क्या हुआ? जिन डब्ल्यू कहता है, मुझे नहीं लगता कि हंटर चा के साथ कुछ बन पाएगा। वो वैसी नहीं है जैसी मैं ढूंढ रहा हूं। ये सुनकर जिन हो शॉक्ड होता है, सोचता है, वो तो एस रैंक हंटर है, जिसका डंजियन रेड्स में एक्सीलेंट रिकॉर्ड है। ऊपर से वो खूबसूरत भी है। किसी भी नजर से देखो, वो परफेक्ट ही है। वो जिन डब्ल्यू से पूछता है, आखिर किस तरह का इंसान तुम्हें चाहिए? जिन डब्ल्यू कहता है कि कोई ऐसा हो जिसके पास हंटर का लाइसेंस तो हो, लेकिन जो गिल्ड की एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्टेड न हो। बस ऐसा कोई जिस पर वो पूरी तरह ट्रस्ट कर सके। ये सुनकर जिन हो उससे कहता है, मुझे लगता है मेरे दिमाग में कुछ लोग हैं जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। जैसे ही वो डिस्कस कर रहे होते हैं, दरवाजे पर नॉक सुनाई देता है। जिन डब्ल्यू सोचते हुए दरवाजा खोलने जाता है, कहीं फिर से हंटर चा तो नहीं आ गई। जैसे ही वो देखता है, उसे पार्क यांग सू दिखता है। उसके साथ यांग येरेम और यांग यू ता भी होते हैं, जो खुद को नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर बताते हैं। उन्हें अपने ऑफिस के दरवाजे पर देखकर जिन डब्ल्यू और जिन हो दोनों सोचते हैं कि ये लोग यहां क्यों आए हैं। इंट्रोडक्शन के बाद वो लोग बैठ जाते हैं और पार्क यांग सू जिन डब्ल्यू को सिचुएशन समझाना शुरू करता है। वो जिन डब्ल्यू को उस गेट का वीडियो दिखाता है जो हाल ही में कोरिया में खुला था। वो जिन डब्ल्यू को बताता है कि ये गेट साइज में बहुत बड़ा है और इससे भारी मात्रा में मैजिक एनर्जी निकल रही है। जिन डब्ल्यू पूछता है, क्या ये एस रैंक गेट है? पार्क यांग सू कहता है, नहीं, लेकिन ये एस रैंक के काफी करीब है। साथ में ये भी जोड़ता है कि ये बुसान में अब तक का सबसे बड़ा गेट है। गेट का लोकेशन सुनकर जिन डब्ल्यू सोचने लगता है कि क्या उसे फिर से मिस जाही से मिलना चाहिए जैसे पुराने दिनों में, और उनसे सैशिमी खिलवानी चाहिए। इस बीच पार्क यांग सू उसे बताता है कि उसके आने का रीजन ये है कि एसोसिएशन उनकी गिल्ड को रेड परमिट नहीं देना चाहती, क्योंकि उनकी गिल्ड में कोई एस रैंक हंटर नहीं है। और वो जिन डब्ल्यू से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस रेड में उनके साथ शामिल हो ताकि वो गेट को क्लियर कर सकें। पीछे जंग यूता सोच रही होती है कि क्या उसे जिन डब्ल्यू का ऑटोग्राफ मांग लेना चाहिए। पार्क यांग सू जिन डब्ल्यू को डील प्रपोज करता है। कहता है कि आमतौर पर जब कोई एस रैंक हंटर रेड में पार्टिसिपेट करता है तो उसे 10% शेयर दिया जाता है, लेकिन वो इस डंजियन से जिन डब्ल्यू को 20% प्रॉफिट देने को रेडी है। जिन डब्ल्यू ये सुनकर कहता है, इसे 50 से 50 कर लो। साथ में जोड़ता है, मैं तभी कोऑपरेट करूंगा अगर तुम सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि मेरी गिल्ड के साथ अलायंस बनाओगे, बताते हुए कि उसने अभी अभी जिन गिल्ड नाम से अपनी गिल्ड बनाई है। पार्क यांग सू कहता है, उस केस में चलो 40 से 60 पर कर लेते हैं। जिन डब्ल्यू कहता है, वो नाइट गिल्ड से बार्गेन नहीं कर रहा था, क्योंकि मदद की जरूरत उसे नहीं, उन्हें थी। ये सुनकर पार्क यांग सू सोचता है, मैंने सोचा था सब सही हो जाएगा, क्योंकि वो अभी यंग है और फ्रेंडली दिखता है, लेकिन अब समझ आ गया कि वो कोई आसान बंदा नहीं है। और वो इस कंडीशन पर एग्री करता है कि जिन डब्ल्यू रेड में बॉस को संभालेगा। डिस्कशन के बाद पार्क यांग सू जिन डब्ल्यू को बताता है कि गेट कुछ दिन पहले खुला था, इसलिए रेड कल तक शुरू करनी जरूरी है। और जिन डब्ल्यू से कहता है वो उनके साथ चले, लेकिन जिन डब्ल्यू कहता है, नहीं, मैं तुम लोगों से कल मिलूंगा, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। ये भी जोड़ते हुए, मैं तुम लोगों को इंतजार नहीं करवाऊंगा। बातचीत के दौरान जिन डब्ल्यू को एक कॉल आती है और वो सोचता है कौन हो सकता है। वो माफी मांगता है और कहता है वो कॉल अटेंड करके वापस आएगा। वो फोन उठाता है और दूसरी तरफ उसकी मां होती हैं। वो अपनी मां से पूछता है क्या उन्होंने नया फोन खरीदा है और क्या वो गलत टाइम पर कॉल कर रही हैं।
जिन डब्ल्यू कहता है ऐसा कुछ नहीं है और कहता है चलो आज रात डिनर करते हैं। सीन फॉरवर्ड होता है अगले दिन पर, जहां हम बुसान में गेट के पास एक बहुत बड़ी भीड़ देखते हैं। ये सब नाइट्स गिल्ड के हंटर्स थे जो रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो रहे थे। और यांग सू, जो पहले से अपनी आर्मर में था, अपने फोन को देख रहा था और सोच रहा था हमें उसे कल ही अपने साथ ले आना चाहिए था, और सोचता है क्या वो लेट होने वाला है। टाइम देखते हुए वो कहता है हम 5 मिनट में निकलेंगे। इस बीच जिन डब्ल्यू लोकेशन पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। वो मौसम देखकर सोचता है क्या गिना ने अपना छाता लिया होगा, और फिर अपनी शैडो एक्सचेंज एबिलिटी यूज करके सीधे लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर जाता है। सीन शिफ्ट होता है गिना के स्कूल पर, जहां कुछ स्टूडेंट्स हॉलवे में चलते हुए अपने आर्ट टीचर की बातें कर रहे होते हैं कि वो टीचर अपना काम खुद करने के बजाय सब कुछ उनसे करवा रहा है। क्लासरूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां धूल जमी हुई है क्योंकि वो जगह काफी टाइम से बंद थी और किसी ने सफाई नहीं की थी। एक स्टूडेंट को कोने में कुछ दिखता है। वो एक गेट देखता है और अपने दोस्तों को बताता है। वो गेट के पास जाकर कहता है किस बात का डर, जब गेट ऐसे बंद रहता है तो वो सेफ होता है और सिर्फ हंटर्स ही इसके अंदर जा सकते हैं या बाहर आ सकते हैं। वो कहता है गेट खुलने में 1 हफ्ता लगेगा। ये सुनकर उनमें से एक लड़का कहता है कि ये जगह पूरा सेमेस्टर नेग्लेक्टेड रही है। जब वो बातें कर रहे होते हैं उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि गेट की सील पर दरारें बननी शुरू हो गई हैं। अचानक एक हाथ गेट से बाहर निकलता है और गेट के पास खड़े लड़के का सिर पकड़ लेता है। वो खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करता है, अपने दोस्तों की तरफ देखकर मदद मांगता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उस क्रीचर ने उसके दोस्तों के सामने ही उसका सिर क्रश कर दिया। स्टूडेंट्स देखते हैं कि गेट से एक मॉन्स्टर बाहर आ रहा है। हंटर्स खून और मांस की खुशबू से एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों बस स्काउट्स थे, तो वो अपने इंस्टिंक्ट्स को दबाकर मिशन पर फोकस करते हैं। उनमें से एक क्रीचर बिल्डिंग में इंसानों को सेंस करता है। वो दूसरे मॉन्स्टर से कहता है ये बिल्डिंग किसी कैसल जितनी कॉम्प्लेक्स है, और उससे कहता है अपने भाइयों को बुला लो क्योंकि वो खुद शिकार शुरू करने जा रहा है, कहते हुए हम इस कैसल में सारे इंसानों का कत्ल करेंगे और अपनी पोजीशन को मजबूत करेंगे, फिर असली शिकार शुरू होगा। वो जैसे ही रूम से बाहर निकलता है उसे कुछ स्टूडेंट्स सामने दिखते हैं। इसके पहले कि वो लोग बीस्ट को नोटिस कर पाते वो उन पर टूट पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है जिन डब्ल्यू पर, जो अब लोकेशन पर पहुंच चुका था। गेट को देखते हुए वो कमेंट करता है रियल में ये और भी बड़ा लग रहा है। टीम को देखते हुए वो नोटिस करता है कि वहां माइनिंग टीम और कलेक्शन टीम है, साथ में 13 रैंक हंटर्स और 20 रैंक हंटर्स भी हैं। ये सब देखकर जिन डब्ल्यू सोचता है इतने सारे रैंक हंटर्स हैं, जैसा एक्सपेक्ट किया था उस गिल्ड से जिसके पास सबसे ज्यादा रैंक हंटर्स हैं। जैसे ही वो सोच रहा होता है रेड में पार्टिसिपेट करने वाले हंटर्स उसे घेर लेते हैं। वो उससे उसके एबिलिटीज के बारे में सवाल पूछते हैं और क्या वो आज की रेड में लीड लेगा, ये पूछने लगते हैं। ये सब देखकर जिन डब्ल्यू कंफ्यूज हो जाता है और जंग येरम बीच में आती है और सभी हंटर्स को रोकती है, कहती है कि वो जिन डब्ल्यू को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। वो खुद को जिन डब्ल्यू से इंट्रोड्यूस कराती है, कहती है कि वो नाइट गिल्ड की असॉल्ट टीम की रैंक हीलर है। जिन डब्ल्यू देखता है कि पीछे पार्क यांग सू खड़ा है और यांग सू जिन डब्ल्यू से कहता है कि अब वो टीम को सब एक्सप्लेन करेगा। वो सबको बताता है कि रेड की लीड वही करेगा। ये सुनकर गिल्ड के मेंबर्स कहते हैं क्या जिन डब्ल्यू को लीड नहीं करना चाहिए क्योंकि वो रैंक है। ये सुनकर पार्क यांग सू उन्हें बताता है कि हंटर जिन डब्ल्यू पीछे की लाइन का चार्ज संभालेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि सब सेफ रहें। ये सुनकर वो लोग पूछते हैं क्या वो उन्हें इतना कमजोर समझता है कि उन्हें किसी और की प्रोटेक्शन चाहिए। और यांग सू जिन डब्ल्यू को समझाता है कि ये बात थोड़ी रूड लग सकती है, लेकिन उनकी गिल्ड का माहौल ऐसा ही है। जिन डब्ल्यू कहता है इसका मतलब है कि उनमें काफी कॉन्फिडेंस है।
बातचीत के बाद वो लोग डंजियन के अंदर बढ़ना शुरू करते हैं। सीन शिफ्ट होता है हंटर्स एसोसिएशन के इमरजेंसी कॉल सेंटर पर, जहां एक फोन ऑपरेटर को किसी का कॉल आता है। कॉल करने वाला डरा हुआ बताता है कि बाहर मॉन्स्टर्स हैं और उनके स्कूल में डंजियन ब्रेक हुआ है। ऑपरेटर उससे पूछती है कि वो कहां से कॉल कर रही है। लड़की बताती है कि वो बाथरूम में छिपी हुई है और बहुत डरी हुई है। वो सब समझाते हुए कहती है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी और अचानक मॉन्स्टर्स आ गए और सबको मारना शुरू कर दिया। ये सुनकर ऑपरेटर उससे कहती है कि हंटर्स वहां जा रहे हैं और उसे शांत रहने को कहती है। वो पूछती है क्या उसे पता है वो कौन से मॉन्स्टर्स हैं। लड़की बताती है कि उसने उन्हें टीवी पर देखा है और उनका डिस्क्रिप्शन देती है कि उनकी स्किन ग्रीन थी। ये सुनकर ऑपरेटर डर जाती है। वो लड़की से कहती है कि वहां से भाग जाओ, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स ओर्क्स हैं और वो दूर से ही अपने शिकार की स्मेल ले सकते हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एक ओआरसी ने उसे ढूंढ लिया और ऑपरेटर डर के मारे सुनती है कि लड़की मदद के लिए चिल्ला रही है। इस बीच स्कूल में स्टूडेंट्स बिल्डिंग से बाहर भाग रहे होते हैं, क्योंकि ओर्क्स अंदर फंसे लोगों को मार रहे होते हैं। ओर्क्स आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्होंने आधा शिकार खो दिया। दूसरा कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि अभी भी कई इंसान बाकी हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने एस्केप का रास्ता ब्लॉक कर दिया है। अब वो ऊपर की फ्लोर पर जाएंगे और बचे हुए इंसानों को खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स ने टेबल्स और चेयर्स से बैरिकेड बनाकर खुद को एक क्लासरूम में लॉक कर लिया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एक ओआरसी ने डोर तोड़ दिया। स्टूडेंट्स ने हॉरर में देखा कि ब्लड से सना हुआ एक ओआरसी सीधे उनकी तरफ बढ़ रहा था। एक मौका देखकर स्टूडेंट्स में से एक भागते हुए विंडो की तरफ जाता है, ये सोचकर कि जब तक ओआरसी बाकी स्टूडेंट्स पर ध्यान लगाए हैं वो विंडो से भाग जाएगा। जैसे ही वो विंडो के पास पहुंचता है, वो देखता है कि दो रेड आइज उसे घूर रही हैं। उसके रिएक्ट करने से पहले ही उसने देखा कि एक एक्स उसकी तरफ बढ़ रहा है। पल भर में ही उसका काम तमाम हो गया। जैसे ही और भी ओर्क्स ने क्लासरूम को घेर लिया, उनमें से एक ने महसूस किया कि एक स्टूडेंट में मैजिकल एनर्जी है। उसने अपने लीडर को इसके बारे में बताया और लीडर ने कहा पहले उसे मारो। फिर सीन में जैना और हा सॉन्ग यी पीछे खड़ी होती हैं, डरी हुई, और जैना अपने भाई को बुला रही होती है। हा सॉन्ग यी कोई रास्ता न देखकर जैना से कहती है, मैं भले ही रैंक हूं, लेकिन मैं अवेकेंड भी हूं, और लड़ने के लिए तैयार होती है, जबकि जैना उसे रोकने की कोशिश करती है। जैसे ही ऑर्क्स उनके पास आते हैं, उनमें से एक पूछता है क्या यही वो इंसान है जिसके बारे में बात कर रहा था। दूसरा ओआरसी कहता है नहीं, मैं इसके पास किसी और से भी ज्यादा पावरफुल चीज को सेंस कर रहा हूं। वो जैना की तरफ एक्स स्विंग करता है, कहते हुए स्मेल तो इस लड़की से आ रही है, इसे मरना होगा। दोनों लड़कियां अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, लेकिन जैसे ही जैना अपनी आंखें खोलती है, वो देखती है कि उसके सामने एक हाइर खड़ा है जिसने उस अटैक को रोक लिया। ये देखकर उसे समझ आता है कि ये उसके भाई के बनाए सोल्जर्स हैं जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए थे। सिर्फ एक पंच से हाई ऑक ने उस ओआरसी को इतनी जोर से उड़ा दिया कि वो छत तोड़ते हुए ऊपर चला गया, जिससे कमरे में बाकी मॉन्स्टर्स शॉक्ड रह जाते हैं और तीन बड़े ऑक्स जैना को घेर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है जिन डब्ल्यू और नाइट्स गिल्ड पर, जो डंजियन के अंदर पहुंच चुके थे। ऑर्क यांग सू सबको चिल्लाकर बताता है ये ओगर है, और सब देखते हैं कि उनके सामने एक 2 सिर वाला टॉवर जितना बड़ा ओगर खड़ा है। क्रिएचर अपना हथियार हंटर्स की तरफ स्विंग करता है। ऑर्क यांग सू अपनी एबिलिटी का यूज करता है और अपने सामने एक शील्ड बना लेता है। फुल फोर्स से मॉन्स्टर शील्ड पर हमला करता है, लेकिन शील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि अटैक रोक लेता है। ऑर्क यांग सू यूता को ऑर्डर देता है, जो मॉन्स्टर के एक्स पर दौड़ते हुए उसके फेस तक पहुंच जाता है और उसे ब्लाइंड कर देता है, और बाकी हंटर्स से कहता है अब तुम लोग जितना डैमेज कर सकते हो करो। ये सुनते ही सारे हंटर्स मॉन्स्टर पर चार्ज कर देते हैं। वो उसे काटना शुरू कर देते हैं
और मेजिस अपनी मैजिक से उसे जलाकर राख कर देते हैं। मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद हॉर्क यांग सू अपनी टीम को कहता है कि सब थोड़ी देर के लिए रीग्रुप करें। वो जिन डब्ल्यू से कहता है कि सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही। मुझे पता था ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें शुरुआत से ही ट्विन हेडेड ओगर से लड़ना पड़ेगा। वो जिन डब्ल्यू से पूछता है क्या उसे ट्विन हेडेड ओगर्स का दूसरा नाम पता है। जिन डब्ल्यू बताता है उन्हें ग्रेव कीपर्स कहा जाता है। हॉर्क यांग सू कहता है सही कहा, इसका मतलब हमें अनडेड की आर्मी का सामना करना पड़ेगा। तभी वो यूता को सुनता है जो कहता है कि आपने बोलकर कर दिया, और पूछता है क्या अब हमें उन पर अटैक करना चाहिए। लेकिन वो नोटिस करते हैं कि अनडेड उनकी तरफ नहीं बढ़ रहे, वो बस खड़े होकर उन्हें घूर रहे हैं। हंटर्स डिस्कस करते हैं कि इनमें कुछ गड़बड़ है और धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि नॉर्मली वो देखते ही अटैक कर देते। ये सब सुनकर जिन डब्ल्यू सोचता है मैंने इस हाई टियर रैंक डंजियन से काफी उम्मीदें लगाई थीं। और तभी उसे कुछ सेंस होता है। वो पार्क यांग सू से कहता है कि उसे जाना होगा क्योंकि कोई अर्जेंट मैटर आ गया है। ये सुनकर पार्क यांग सू उसे रोकने की कोशिश करता है, कहते हुए कि तुम्हारे बिना हम लोग खतरे में पड़ सकते हैं। जिन डब्ल्यू कहता है उस केस में मैं किसी को बुला लूंगा जो मुझ जितना ही भरोसेमंद है। वो तुम्हें और तुम्हारे हंटर्स को प्रोटेक्ट करेगा। जैसे ही जिन डब्ल्यू का क्रिएट किया हुआ क्रीचर वहां आता है, सारे हंटर्स शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वो एंट को पहचान लेते हैं जो जेजू आइलैंड रेड में था। जिन डब्ल्यू कहता है इस केस में इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, कहते हुए वो बताएगा कि रेड में उसकी जगह ये लेगा। वो बारू को ऑर्डर करता है कि इंसानों की रक्षा करो और बाकी मॉन्स्टर्स से जैसा चाहो वैसा करो। ये सुनकर बारू जोर से आवाज निकालता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच हंटर्स देखते हैं कि बारू सारे मॉन्स्टर्स को बेरहमी से मार रहा है जो एरिया में मौजूद हैं। मॉन्स्टर्स खत्म होने के बाद जिन डब्ल्यू हंटर्स से कहता है कि ये मॉन्स्टर्स अब तुम्हारी मदद करेंगे। 20 से ज्यादा शैडोज इस डंजियन के लिए काफी हैं। वो जाने लगता है, लेकिन वो लोग उसे रोकते हैं और पूछते हैं क्या वो सच में सब शैडोज को छोड़कर ऐसे ही चला जाएगा। जिन डब्ल्यू गुस्से में उन्हें घूरते हुए कहता है अगर चाहो तो जाने से पहले इन्हें डिसमिस कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे तुम्हारी मदद होगी। ये सुनकर दोनों डर जाते हैं। उसके बाद जिन डब्ल्यू शैडो एक्सचेंज का कूल डाउन टाइम देखता है, जिसमें अभी भी 1 घंटा 42 मिनट बाकी था, तो वो एग्जिट की तरफ दौड़ना शुरू करता है। उसे जाता देख पार्क यांग सू हैरान रह जाता है कि वो सच में छोड़कर चला गया। दौड़ते हुए जिन डब्ल्यू सोचता है कि जैना के साथ छोड़े हुए शैडो सोल्जर्स से लगातार सिग्नल मिल रहे हैं। उसे बुरा फील हो रहा था। रास्ते में उसे बहुत सारे अनडेड ब्लॉक करते हुए दिखते हैं। ये देखकर वो गुस्से में कहता है हट जाओ मेरे रास्ते से। ये सुनते ही सारे अनडेड उसके लिए रास्ता क्लियर कर देते हैं और उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। ये देखकर जिन डब्ल्यू सोचता है क्या हो रहा है, क्या ये लोग मुझे सलामी दे रहे हैं, क्योंकि मैं एक हाई क्लास नेक्रोमेंसर हूं जिसे अनडेड को कमांड करने की एबिलिटी है। लेकिन वो इसे इग्नोर करता है और उनके ऊपर से कूदते हुए कैसेल को बुलाता है और गेट से बाहर उड़ना शुरू करता है। उसे देख सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो वाइवर्न को जिन डब्ल्यू का समन पहचानते हैं। जिन डब्ल्यू कैसेल से कहता है मुझे जल्दी से जल्दी अपनी बहन के पास लेकर चलो, और अपनी स्किल यूज करके कैसेल के स्टैट्स 50% तक बढ़ा देता है ताकि वो और तेज उड़ सके। एपिसोड यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं बहुत आभारी हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।